Hello friends. So now let's come to the second lecture of economy part, that is fiscal policy. तो हम इकोनॉमी जल्दी से ही ख़त्म करेंगे, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगी। एंड जो बच्चे थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी में हैं तो मैं उनको भी बोलना चाहती हूँ कि बस हम जल्दी ही कंप्लीट करवाएंगे, हमारा इकोनॉमी कंप्लीट हो जाएगा कम से कम 3 4 5 दिन में। तो हम उसके बाद सीधे हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी कराएंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हो रहा है या आप ये नहीं पढ़ के जाएंगे तो आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। एक चीज़ समझ लीजिए कि आप अपने आप पे भरोसा रखिए कि आपने अपना बेसिक्स बहुत अच्छे से कर लिया है। करंट अफेयर्स में जो चीज़ें आती हैं, जो इकोनॉमी से जो भी करंट अफेयर्स आता है, दैट इज़ वेरी मिनिमम आता है। कि कुछ एक वर्ड के बारे में पूछ लिया, कोई अगर टर्म जो था न्यूज़ में उसके बारे में पूछ लिया। बाकी और उतना ज़्यादा आपको करंट अफेयर्स पे इकोनॉमी के लिए रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू लाइक एक आध दो टर्म जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ के जाएं। एंड आपका बेसिक इकोनॉमी के लिए क्लियर होना चाहिए, ओके। सो जैसे हमने एमसीक्यू सेशन किया हमारा एनवायरनमेंट का, आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है, आप लोग देखिए। एंड थैंक यू मानसी, आप हमारे चैनल को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करती हैं, थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़िए, आपको जो भी ज़रूरत है हम लोग आप लोगों की मदद करेंगे, ठीक है। तो लेट्स कम टू द फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंसेस। एंड उसमें जो टॉपिक है दैट इज करंट अकाउंट डेफिसिट। अब करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें तो आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा होगा, ठीक है। इकोनॉमी का जो बेसिक पार्ट है दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा होगा। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है कि आप कैसे अपने करंट और कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करते हैं। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो चीज़ें आती हैं, एक करंट अकाउंट आता है, एक कैपिटल अकाउंट आता है। करंट अकाउंट जो जनरली होता है वो शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन होता है, डेली टू डे बेसिस पे जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं वो हमारा करंट अकाउंट में आता है। कैपिटल अकाउंट में वो ट्रांजैक्शंस आते हैं जो हमारे लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो हम डे बेसिस पे नहीं करते हैं, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो टाइप के बैलेंस ऑफ पेमेंट होते हैं, एक करंट अकाउंट होता है, एक कैपिटल अकाउंट होता है। करंट अकाउंट क्या होता है, जो हम डे टू डे ट्रांजैक्शन करते हैं। कैपिटल अकाउंट क्या होता है, जो हम डे टू डे ट्रांजैक्शन नहीं करते, विच इज लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शन। एंड करंट अकाउंट इज शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन। अब करंट अकाउंट में दो टाइप की चीजें आती हैं, विजिबल आता है और इनविजिबल। विजिबल में जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, तो जितना भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं और जो भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो हमारा विजिबल में आता है। जैसे कि हमने अगर ऑयल को इंपोर्ट किया, ठीक है, तो वो हमारा किस में आएगा, विजिबल्स में आएगा। हमने एक्सपोर्ट किया राइस को, बासमती राइस हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो हमारा किस में आएगा, विजिबल्स में आएगा। तो जितना भी हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किसी प्रोडक्ट का कर रहे हैं तो वो हमारा किस में कवर होगा, विजिबल में कवर होगा। फिर इनविजिबल की अगर बात करें तो इनविजिबल में हमारी सर्विसेज कवर होंगे, कि हमारे यहाँ की सर्विसेज हम कहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं और वहाँ की सर्विसेज हमारे यहाँ कितनी आ रही है, वो हमारी सर्विसेज इनविजिबल्स में आएंगी। फिर इनकम में अगर बात करें तो इनकम में प्रोफाइल इंटरेस्ट डिविडेंड, जो भी हम डिविडेंड वगैरह हमारा रेमिटेंसेज वगैरह है। फिर ट्रांसफर्स में बताएं तो नेट ट्रांसफर्स में आएगा रेमिटेंसेज, डोनेशन, गिफ्ट्स जो भी हम रिसीव करते हैं और जो हम देते हैं। तो ये हमारा करंट अकाउंट हो गया। दूसरी चीज़ है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में जितना भी इन्वेस्टमेंट है, आपको पता है कैपिटल अकाउंट लॉन्ग टर्म होता है, तो इन्वेस्टमेंट जैसे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये हमारे किस में आएंगे, इन्वेस्टमेंट में आएंगे। फिर कैपिटल अकाउंट में लोन आएगा, जो गवर्नमेंट हमारी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, जो हमारी कंपनीज बाहर से बोरो करती हैं। फिर गवर्नमेंट जो बोरो करती है सोवरेन लोन्स वगैरह बाहर की कंट्रीज से, तो वो जो है इस कैपिटल अकाउंट में कवर होगा। और बैंक अकाउंट जैसे नॉन रेसिडेंट इंडियंस का अकाउंट होता है, दैट इज इन कैपिटल अकाउंट। तो दिस इज ऑल अबाउट बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो करंट अकाउंट डेफिसिट की अगर बात करें तो दो टाइप की चीजें होती है, करंट अकाउंट सरप्लस एंड करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट सरप्लस की बात करें तो जब हमारा एक्सपोर्ट जो है वो हमारा ज़्यादा होता है इंपोर्ट से, ठीक है। हम इंपोर्ट ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, तो हमको पैसा ज़्यादा मिल रहा है, तो वो हमारा करंट अकाउंट सरप्लस हो जाता है। बट करंट अकाउंट डेफिसिट कब होता है, जब हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट रिकॉर्ड्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट ऑफ द कंट्री। करंट अकाउंट डेफिसिट कब होता है, जब हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे होते हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे होते हैं, तो वो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट होता है। ऑब्वियसली जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं कोई चीज़, हमने ऑयल इंपोर्ट किया तो हमको पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे, तो हम जो है करंट अकाउंट डेफिसिट में रहेंगे। अब एक चीज़ और बता देती हूँ कि जब हमारा कोविड-19 था 2 साल के लिए, तब हमने इंपोर्ट कम किया था, तो उस टाइम के लिए हमारा थोड़े टाइम के लिए करंट अकाउंट सरप्लस हुआ था। बट अभी जो है फिर से हम इंपोर्ट स्टार्ट कर दिए हैं। कोविड-19 के बाद जैसे ही ख़त्म हुआ उसके बाद हमने फिर से इंपोर्ट स्टार्ट किया, और रशिया में यूक्रेन में प्राइजेस वॉर होने के कारण
ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए, तो हमारा इंपोर्ट के प्राइसेस जो है, इंपोर्ट में हम जितना भी इंपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए हमको ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। तो हमारा करंट अकाउंट फिर से क्या हो गया है, डेफिसिट हो गया है। ठीक है, देखते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट अगर बात करें तो देख सकते हैं अभी जो है 3.9 है, पहले कितना था 4.9, मतलब थोड़ा सा ही कम हुआ है। दूसरी चीज़, की फैक्ट्स अबाउट इंडियाज करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें तो ट्रेड डेफिसिट जो मर्केंडाइज गुड्स में है, जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो $192 बिलियन है, जिसका जो कि मेन रीज़न है हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट का। इंडिया का ट्रेड सरप्लस है सर्विसेज में। इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिसिपिएंट है रेमिटेंसेस का, $87 बिलियन। और इन फ्यू लास्ट ईयर्स फ्यू आइसोलेटेड क्वार्टर्स ऑफ करंट अकाउंट सरप्लस आर आल्सो रिकॉर्डेड, जो कि हमने बताया कि कोविड-19 के टाइम पे करंट अकाउंट सरप्लस भी हुआ था। अब व्हाट इज द इम्पैक्ट कॉज एफर्ट रिलेशनशिप बिटवीन करंट अकाउंट डेफिसिट, व्हाट इज द थ्रेट हमारे है, क्या रीजन है और क्या एक्शन जरूरी है हमको करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने के लिए। अब थ्रेट्स, क्या क्या थ्रेट्स हैं, मतलब अगर करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया है तो हमको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो पहली चीज़ कि हमको हमारे कंट्री में क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी। तो जैसे ही हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, तो जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं वो हमारे इकोनॉमी पे बिलीव नहीं करेंगे, बिकॉज उनको लगेगा कि इनके पास तो पैसा ही नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट करके ही हम क्या करेंगे। ठीक है, यहाँ पे डिमांड ही नहीं है, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो हमारे यहाँ से नहीं, हमारे यहाँ पे नहीं आएंगे, वो हमारे यहाँ से कहीं और कंट्री में जाके इन्वेस्ट करेंगे। दूसरी चीज़, फ्लक्चुएशन होगा एक्सचेंज रेट में, बिकॉज ऑब्वियसली डिमांड ज़्यादा है तो फ्लक्चुएशन एक्सचेंज रेट में होगा ही, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारा रुपीज़ जो है कभी कभार डिप्रिसिएशन में चला जाए और वो सारी चीज़ें। दूसरी चीज़, इन्फ्लेशनरी कंसर्न, बिकॉज डिमांड ज़्यादा है तो ऑब्वियसली पैसे लोगों के पास कम है तो इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ेगा। तीसरी चीज, पेमेंट इम्बैलेंसेस एंड लीडिंग टू बीओपी क्राइसिस, तो बीओपी क्राइसिस भी हो सकते हैं। अब व्हाट आर द रीजन फॉर करंट अकाउंट डेफिसिट, तो पहली चीज, डोमेस्टिक डिमांड एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग। ठीक है, कंज्यूमर की स्पेंडिंग जो है ज़्यादा बढ़ रही है, जिसके पास उनके पास पैसा नहीं बच रहा है। परचेसिंग पावर जो है कंज्यूमर्स की वो कम हो रही है, क्योंकि डिमांड इंक्रीज हो रही है। ठीक है, मान लीजिए आज आपको प्याज खरीदनी थी, आज प्याज 20 रुपए किलो थी, तो आपने खरीद लिया, बट वही प्याज कल को 40 रुपए किलो हो गई, तो आप नहीं खरीद पाओगे, क्योंकि आपके पास तो 20 ही रुपए है ना खरीदने के लिए। तो दैट इज डिमांड आपकी ज़्यादा है बट आपके पास पैसे नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़, एनर्जी इंपोर्ट्स इंक्रीज होना, क्योंकि क्या हो रहा है कि एनर्जी डिमांड जो है, बिकॉज इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, तो इंडिया में डिमांड जो है बाकी चीज़ों की, एनर्जी डिमांड्स वगैरह, वो बहुत ज़्यादा है। तो अब हम एनर्जी डिमांड कर रहे हैं तो इम्पोर्ट कर रहे हैं, इम्पोर्ट करने के लिए हमको क्या देना पड़ रहा है, पैसे देने पड़ रहे हैं, तो वो भी एक करंट अकाउंट डेफिसिट होता है। दूसरी चीज़, ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस राइज होना, जैसे कि अभी हमने बताया कि ऑयल के प्राइसेस राइज हुए बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। नेक्स्ट इज अनकॉम्पिटिटिव एक्सपोर्ट्स, बिकॉज ऑब्वियसली कुछ कंट्रीज जो हैं अपने एक्सपोर्ट्स प्रमोशन के लिए अपने जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनको ज़्यादा प्रिविलेज देती हैं, तो अनकॉम्पिटिटिव एक्सपोर्ट्स भी है। तो दीज आर द रीजंस फॉर द करंट अकाउंट डेफिसिट। नेक्स्ट, व्हाट आर द एक्शन नीडेड फॉर दिस, तो पहली चीज़, हमको डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाना है, कि डोमेस्टिकली हम वो चीज़ प्रोड्यूस कर ले, तो हम इम्पोर्ट कम करें। ठीक है, दूसरी चीज़ वही हमने बताया कि नेशनल नॉन एसेंशियल्स इंपोर्ट को कब करना है। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस गेन करना है कि नहीं, हमारी इकोनॉमी बेस्ट है आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। और फिस्कल कंसोलिडेशन को पाथ जो है हमको उसको अपनाना है। ठीक है, तो दीज आर द एक्शन नीडेड फॉर द करंट अकाउंट डेफिसिट। तो दिस इज ऑल अबाउट करंट अकाउंट डेफिसिट। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ लेट्स कम टू स्ट्रेंथनिंग स्टेट फाइनेंसेस की अगर बात करें तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी बोला है कि जो डेट बर्डन है हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बिकॉज वो इलेक्शन टाइम पे जो फ्रीबीज देते हैं, फ्रीबीज का मतलब होता है कोई भी बिना टैक्स कुछ भी बिना पेमेंट के ऐसे ही बांटना। ठीक है, जैसे हम किसी जनता से पेमेंट नहीं ले रहे, बस हम दिए जा रहे हैं कि आपको हम ये स्कीम्स के प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपको ये स्कीम्स प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपको ये दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जनरली इलेक्शन टाइम्स पे होता है कि वो लोग फ्रीवीज जो है बांटते रहते हैं। तो इसीलिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट का डेट बर्डन जो है वो डिटोरिएट हो रहा है, फिजिकल सिचुएशन डिटोरिएट हो रही है। अब व्हाट आर द स्टेट फाइनेंसेस की अगर बात करें तो व्हाट आर द सोर्सेज जहाँ पे स्टेट रेवेन्यू आता है। ठीक है, स्टेट रेवेन्यू जहाँ से आता है, पहली चीज़ है टैक्स रेवेन्यू, दूसरी चीज़ है नॉन टैक्स रेवेन्यू, और तीसरी है ग्रांट्स फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो टैक्स रेवेन्यू में बात करें जो स्टेट गवर्नमेंट खुद टैक्स कर सकती है, जैसे कि स्टेट ओन टैक्स
टैक्स रेवेन्यू इनकम। तो टैक्स जो है इनकम पे जो टैक्स करती है उसका टैक्स, उसका जो पैसा है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। फिर प्रॉपर्टी और कैपिटल ट्रांजैक्शन में जो टैक्स करती है, कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज में जो करती है, वो हमारा स्टेट का खुद का टैक्स रेवेन्यू हो गया। दूसरी चीज़ टैक्स डिवोल्यूशन जो हमारी सेंटर से आता है, ठीक है। डिस्क्रिशनरी ग्रांट एंड स्टैट्यूटरी ग्रांट आपने पढ़ा होगा, जो हमारा सेंटर गवर्नमेंट से आता है। फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो डिविडेंड जो हमारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हो गए, और फी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से आती है वो हमारे नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गए। फिर ग्रांट्स फ्रॉम यूनियन गवर्नमेंट अगर बात करें तो डिजास्टर रिलीफ ग्रांट आता है, लोकल गवर्नमेंट के लिए अलग से ग्रांट आता है, और रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट अलग से आता है, ठीक है। तो ये हमारे सोर्सेस हो गए कि स्टेट का रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आता है। अब स्टेट फाइनेंस जो है वो खुद का ओन टैक्स होता है, अभी हमने बताया नॉन टैक्स जो रेवेन्यूज होते हैं वो, और टैक्स डिवोल्यूशन और ग्रांट्स जो हमारे रिसीव करते हैं सेंटर से एज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें तो ये जो है यूनियन गवर्नमेंट देती है, जो हमारा रेवेन्यू गैप होता है रेवेन्यू अकाउंट्स में स्टेट के, मतलब पोस्ट डिवोल्यूशन के बाद जो हमारा मतलब पैसे दे दिए गवर्नमेंट ने, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसे दे दिए, यूनियन गवर्नमेंट ने पैसे दे दिए, बट उसके बाद भी अगर रेवेन्यू गैप है स्टेट गवर्नमेंट में, तो पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है, पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट जो है यूनियन गवर्नमेंट देती है अंडर आर्टिकल 275। सेकेंड इज डिस्क्रिशनरी ग्रांट भी देती है अंडर आर्टिकल 288। और नेट डिविजिबल पूल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फाइनेंशियल जो हमारी फाइनेंस कमीशन है उनके बेसिस पे किया जाता है, स्टेट को दिया जाता है अंडर आर्टिकल 280 एटसेट्रा। तो दीज आर द सम सिस्टम्स जिसपे स्टेट का रेवेन्यू आता है। अब इनिशिएटिव्स जो हमारे स्टेट को सपोर्ट करने के लिए लिए गए हैं, स्टेट फाइनेंस को अच्छे से लिए गए हैं, मतलब उनका जो हमारा स्टेट का फाइनेंस है, जो हमारी डेट सिचुएशन है उनकी डिटोरिएट हो रही है, उसको अच्छे से करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए। तो पहली चीज़ बोरोइंग लिमिट जो है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट जो है पहले इतना बोरो कर सकता था, अब जो है बोरोइंग लिमिट उन्होंने रिड्यूस कर दी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोरोइंग लिमिट रिड्यूस कर दी है कि आपको सिर्फ अब 3.5% ही बोरो करना पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में, ठीक है, जैसे कि आपका डेट बर्डन ना बढ़े। दूसरी चीज़ ऑफ बजटिंग बोरोइंग जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट खुद बोरो करती है उसको भी इंक्लूड किया गया है। तीसरी चीज़ वेज एंड मीन्स एडवांटेज जो है, एडवांसेस जो है उसको लोअर किया गया है स्टेट्स और यूटीज़ के लिए। आरबीआई ने लोअर किया है, कम किया है कि आप जो है इतना ही बोरो कर सकते हैं। पहले क्या था, आप ज़्यादा बोरो कर सकते थे, अब जो है इतना ही बोरो कर सकते हैं। तो लोअर किया है वेज एंड मीन्स एडवांसेस। अभी हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ इट। फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी डेज जो है स्टेट गवर्नमेंट के लिए वो भी हमारा रिड्यूस कर दिया है। पहले 50 डेज था, अब कितना कर दिया, 36 डेज। अब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो एक फाइनेंशियल फैसिलिटी होती है, अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है, आपके बैंक अकाउंट में जीरो बैलेंस है, फिर भी जो है आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेल करके आप बैंक से जो है पैसा ले सकते हैं, मनी को विड्रॉ कर सकते हैं, और बैंक जो है उस पर इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब क्या होता है कि आप बिना आपके अकाउंट में पैसे होने के अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं भी हैं तो आप जो है बैंक से पैसे ले सकते हो, मतलब बैंक से विड्रॉ कर सकते हो मनी। दैट इज़ कॉल्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। और ये हर गवर्नमेंट के लिए, हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग होती है। तो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के लिए अभी 36 डेज कर दिया है, पहले जो है 50 डेज था। फिर स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो फ्री लोन प्रोवाइड करेगी फॉर 50 ईयर्स स्टेट गवर्नमेंट को। फिर रिफॉर्म लिंक्ड एडिशनल बोरोइंग भी स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाएगा, जैसे कि अगर 1% ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अगर 4 क्रिटिकल रिफॉर्म्स ऑफ कर लेते हो, मतलब कोई भी स्टेट 4 क्रिटिकल रिफॉर्म्स कर लेता है, जैसे कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड सिस्टम का इंप्लीमेंटेशन कर लेता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म करता है, अर्बन लोकल बॉडी यूटिलिटी रिफॉर्म करते हैं, पावर सेक्टर रिफॉर्म्स करते हैं। तो ये 4 स्कीम्स में अगर रिफॉर्म करते हैं तो उनको रिफॉर्म लिंक्ड एडिशनल बोरोइंग भी मिलेगा कि 1%, जो 3.5% तो आप बोरो कर सकते हो, बट उससे एडिशनल 1% और बोरो कर सकते हो अगर आपने ये 4 रिफॉर्म कर लिए हैं, ठीक है। तो दीज आर द इनिशिएटिव्स की स्टेट के फाइनेंस को हम कैसे सपोर्ट करेंगे। अब व्हाट आर द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ पुअर स्टेट फाइनेंस? क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स है? पहली चीज़, रेवेन्यू, फिस्कल, प्राइमरी डेफिसिट, सारी चीज़ें इंक्रीज हो जाती हैं बिकॉज बोरोइंग इंक्रीज होती है। इनडेटनेस जो है स्टेट्स का वो इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण स्टेट का एक्सपेंडिचर जो हमारे अदर सेक्टर्स के लिए वो कम हो जाते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ रिड्यूस होती है, जॉब क्रिएशन कम होती है, और स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस जो है वो बढ़ जाता है, और डिस्पैरिटी जो है स्टेट्स के और रिस्क ऑफ स्पेलिंग फिजिकल स्ट्रेस टू द सेंटर वो भी हमारा इंक्रीज हो जाता है। तो दीज आर द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ पुअर स्टेट फाइनेंस। अब एक टर्म है दैट इज कंटिंजेंट लाइबिलिटीज। कंटिंजेंट लाइबिलिटीज वो गारंटीज होती है जो हमारे लाइबिलिटी
हमारे बोरोवर्स डिफ़ॉल्ट करते हैं उनके साथ लाइबिलिटी होती है फॉर whom द गारंटीज हैज़ बीन एक्सटेंडेड, जहाँ पे हमारी गारंटी को एक्सटेंड किया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड कंटिंजेंट लाइबिलिटीज. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट स्टेट फाइनेंसेस. नाउ लेट्स कम टू व्हाट इज द वेज एंड मीन्स एडवांसेस जो हमने बताया. अब वेज एंड मीन्स एडवांसेस जनरली तब यूज़ किया जाता है जब आपके टेम्परेरी मिसमैच हो इनकम और एक्सपेंडिचर में. ठीक है, गवर्नमेंट मान लीजिए स्टेट जो है ज़्यादा एक्सपेंडिचर दे रही है बट इनकम जनरेट कम कर रही है, तो जब भी टेम्परेरी मिसमैच होता है इनकम और एक्सपेंडिचर में स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, तब वो वेज एंड मीन्स एडवांसेस के अंदर बोरो कर सकते हैं. ठीक है, जो कि आरबीआई हमको प्रोवाइड करती है. ठीक है, तो सच एडवांसेस जो है जनरली रीपेबल होते हैं 3 मंथ के अंदर, और इंटरेस्ट जो है वो जनरली रेपो रेट के इक्वल होता है. ठीक है, जैसे रेपो रेट जो चल रहा है, मतलब मान लीजिए 6.25% चल रहा है रेपो रेट, तो उसी तरह का इंटरेस्ट रेट हमारा वेज एंड मीन्स एडवांसेस में भी चार्ज किया जाएगा. अब वेज एंड मीन्स एडवांसेस जो होता है ये फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट का पार्ट नहीं होता है. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लीजिएगा. जनरली ये हमारे नॉर्मल बुक्स में नहीं मिलता है. तो वेज एंड मीन्स एडवांसेस जो है एफआरबीएम एक्ट का पार्ट नहीं होता है, बिकॉज ये खुद ही विद इन अ ईयर हमको पे किया जाता है. ठीक है, विद इन अ ईयर इटसेल्फ हम पे करते हैं, इसलिए जो है ये एफआरबीएम का पार्ट नहीं होता है. अब 2 टाइप्स ऑफ वेज एंड मीन्स एडवांसेस होते हैं. पहला है स्पेशल, दूसरा है नॉर्मल. अब स्पेशल वेज एंड मीन्स एडवांस वो होता है जहाँ पे आप कोलेट्रल प्रोवाइड करते हो बैंक को. ठीक है, तब आप जाके पैसे ले पाते हो, तो उसको हम बोलते हैं स्पेशल वेज एंड मीन्स एडवांसेस और स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी. और जनरली जब हम स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी और स्पेशल वेज एंड मीन्स एडवांस यूज़ करते हैं, तो रेपो रेट जो होता है वो हमारा 1%, मतलब जो एसडीएफ जो हमारा इंटरेस्ट रेट होता है एसडीएफ का, वो 1% हाई होता है देन द रेपो रेट. 1% पॉइंट जो होता है लेस होता है देन द रेपो रेट. और जनरली अगर हम गारंटी नहीं दे रहे हैं, कोलेट्रल नहीं दे रहे हैं, तो वो हमारा नॉर्मल वेज एंड मीन्स एडवांसेस होता है. अब स्टेट वाइज लिमिट होती है फॉर द फंड जो आप वेज एंड मीन्स वेज एंड मीन्स एडवांसेस में ले सकते हो. वो कौन डिसाइड करता है? म्यूचुअली स्टेट गवर्नमेंट और म्यूचुअली हमारी गवर्नमेंट और आरबीआई डिसाइड करती है. और वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिसाइड करती है, जैसे टोटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, फिजिकल पोजीशन क्या है स्टेट की, उस हिसाब से. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट वेज एंड मीन्स एंड एडवांसेस. तो आपको सिर्फ इतना याद करना है कि ये 1997 में इंट्रोड्यूस हुई. ये आरबीआई का एक वो है जहाँ पे टेम्परेरी अगर मिसमैच है रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में हमारी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट बोरो कर सकते हैं. और ये रेपो रेट पे ही इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, और ये एफआरबीएम एक्ट के अंदर कवर नहीं होता है. 2 टाइप के होते हैं, स्पेशल और नॉर्मल. स्पेशल कब होते हैं? जब हम कोलेट्रल प्रोवाइड करते हैं. और नॉर्मल कब होते हैं? बिना कोलेट्रल के. और स्टेट वाइज जो लिमिट है वो अलग अलग है, क्योंकि ये कौन डिसाइड करता है? म्यूचुअली हमारी गवर्नमेंट और आरबीआई डिसाइड करती है. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट वेज एंड मीन्स एडवांसेस. Now let's come to state fiscal responsibility and budget management. अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने स्टेट को इन्फॉर्म किया है कि जो भी स्टेट की कंपनीज है, जो भी स्पेशल पर्पस व्हीकल है, एजेंसीज है, वो अगर मार्केट से बोरो कर रही हैं तो वो कंसीडर किया जाएगा अंडर द स्टेट फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट लिमिट के अंदर ही आप बोरो कर सकते हो. अब एफआरबीएम एक्ट 2003 की बात करें तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है. एक बार 2-3 बार क्वेश्चन प्रीलिम्स में आया है, तो हम देखते हैं इसका क्या है. तो व्हाट इज द पर्पस? पर्पस यही है कि जो भी हमारा फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, हमारी ट्रांसपेरेंसी है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के फिजिकल मैनेजमेंट की, उन चीज़ों को हमको मेंटेन करके रखना, उसको स्टेब्लिश करना. इन्होंने अब फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एफआरबीएम एक्ट में ही कुछ टारगेट सेट किए हैं कि रिड्यूस गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और डेट टू जीडीपी रेशियो को हमको रिड्यूस करना है. नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स भी इसमें दिए गए हैं कि हमको फिजिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखना है, अचीव करना है, और इन्फ्लेशन जो है उसको कम करके रखना है. सारे स्टेट्स को बोला है कि वो अपना खुद का एफआरबीएम एक्ट एनैक्ट करें. और डॉक्यूमेंट जो भी एफआरबीएम एक्ट में ज़रूरी होते हैं, जैसे कि फिजिकल पॉलिसी स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट एंड मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क. बोथ ऑल द फोर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू मग इट अप, बिकॉज एफआरबीएम एक्ट के अंदर कौन सी डॉक्यूमेंट्स हमको मैंडेटेड है, तो आपको याद रखना है फिजिकल पॉलिसी स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, मीडियम टर्म फाइनेंशियल पॉलिसी स्टेटमेंट एंड मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क. अब एफआरबीएम एक्ट के अंदर ही कुछ एनके सिंह की रिव्यू कमेटी आई थी, उन्होंने कुछ टारगेट दिए कि हमको क्या क्या रखना है. तो उन्होंने बोला कि फिजिकल डेफिसिट जो है 2.5% हमारा जीडीपी का होना चाहिए बाय मार्च 31 2023. रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो 0.8% होना चाहिए जीडीपी का 2023 तक. और डेट टू जीडीपी रेशियो जो है 60% होना चाहिए बोथ सेंटर और स्टेट का, मतलब 40% जो है सेंटर का होना चाहिए, 20% हमारा लिमिट जो है स्टेट्स के लिए है. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट हमारा एफआरबीएम एक्ट. नाउ कम टू
कम्स टू मोर ऑन न्यूज़। तो अभी हमने देखा कि स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है कि स्टेट के लिमिट, स्टेट का जो FRBM लिमिट है उसी के अंदर ही आपको बोरो करना है। तो अभी अगर हम बात करें तो रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट जो है, जब भी हमारी गवर्नमेंट बोरो करती है, स्टेट गवर्नमेंट बोरो करती है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको उसमें यूनियन गवर्नमेंट की कंसेंट चाहिए होती है अंडर आर्टिकल 293 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब रेवेन्यू डेफिसिट की अगर बात करें, रेवेन्यू डेफिसिट वो होता है जहाँ पे इनकम जो रेवेन्यू है गवर्नमेंट का वो एक्सपेंडिचर से कम होता है, तो उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, तो आर्टिकल 293 क्लॉज 3 जो है वो बोलता है कि स्टेट जो है बिना कंसेंट, बिना यूनियन गवर्नमेंट के कंसेंट के बोरो नहीं कर सकता अगर उसके पास पहले से ही आउटस्टैंडिंग लोन है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग लोन मतलब उनके पास खुद ही लोन है और उसके बाद भी वो बोरो कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट जो है उनको यूनियन गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो सारे स्टेट्स ने अपना खुद का FRBM एक्ट बनाया एज पर द 12th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन, और उनको कंप्लाइंस बोला कि वो जो है इसका कंप्लाइंस जो है स्टेट लेजिस्लेचर जो है उसको मॉनिटर करेंगे। तो नॉर्मल नेट बोरोइंग सीलिंग जो है हर स्टेट की, वो यूनियन गवर्नमेंट फिक्स्ड करती है हर फाइनेंशियल ईयर के बिगनिंग में। और NBC जो है नेट बोरोइंग सीलिंग जो है स्टेट का, अभी डिटरमाइन किया है कि 3.5% होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, बेस्ड ऑन 15th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन, जो कि हमने पहले ही देखा कि 3.5% पहले जो है था 5% था, अब रिड्यूस करके बोरोइंग लिमिट कितना कर दिया यूनियन गवर्नमेंट ने, 3.5% कर दिया है। तो दिस इज ऑल अबाउट स्टेट FRBM एक्ट, एंड FRBM एक्ट हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट इज म्युनिसिपल फाइनेंसिंग। तो RBI ने अभी, ये न्यूज़ में इसलिए है कि RBI ने एक फर्स्ट एवर कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस म्युनिसिपल फाइनेंसेस की एक रिपोर्ट रिलीज़ की है, और उसमें उन्होंने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 201 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अक्रॉस ऑल स्टेट्स को कवर किया है। अब आपको पता है 3 टायर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर होता है। अर्बन लोकल बॉडीज़ की अगर बात करें तो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था, उसमें जो है हमारा अर्बन लोकल बॉडीज़ कवर होती हैं। अब इसमें 3 टायर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल गवर्नमेंट। अब लोकल गवर्नमेंट में भी अर्बन लोकल गवर्नमेंट अलग होती है और पंचायत इंस्टीट्यूशंस अलग होते हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे कैसे हमारा मतलब पैसे ट्रांसफ़र करती है, तो वो टैक्स डिवॉल्यूट करती है, जो कि हमने देखा स्टेट गवर्नमेंट को। फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन में लोकल गवर्नमेंट ग्रांट्स भी देती है, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ग्रांट्स भी होते हैं, और स्कीम रिलेटेड ग्रांट्स भी देती है। स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो वो रेवेन्यू, टोल्स, टैक्सेस, ड्यूटीज़, फीस जो भी स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है ऑन बिहाफ ऑफ लोकल बॉडीज़, वो सारी चीज़ें देती है, और ग्रांट ऑन लोन्स भी देती है। अब लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो लोकल गवर्नमेंट जो है वो हमारी, जैसे कि अदर एक्सटर्नल सोर्सेज भी होते हैं और इंटरनल सोर्सेज भी होते हैं। इंटरनल सोर्सेज की बात करें तो टैक्स, लैंड टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, नेट टैक्स, नॉन टैक्स जो होते हैं, रेंट और अदर फीस, ये सारी चीज़ें लोकल गवर्नमेंट के अंदर आती हैं। फिर अदर एक्सटर्नल सोर्सेज की बात करें तो जो ग्रांट्स और लोन्स होते हैं, जैसे कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, कैपिटल मार्केट और डोनर एजेंसीज, ये सारी भी चीज़ें लोकल गवर्नमेंट के अंदर आती है। तो दीज आर द फाइनेंसेस रिलेटेड टू स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लोकल सॉरी local government. Now let's come to what are about the finances of municipalities. अब 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करें, वो 12th शेड्यूल में जोड़ा गया। ठीक है, वो अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए किया गया कि हमारी जो ग्रास रूट लेवल जो डेमोक्रेसी है वो मेंटेन रहे। हाउएवर उन्होंने ये प्रोवाइड नहीं किया कि हमारा म्यूनसिपल फाइनेंस लिस्ट क्या होगा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उन्होंने कहीं पर प्रोवाइड नहीं किया है कि म्यूनसिपल का फाइनेंस लिस्ट क्या होगा, और ये पूरी तरह किस पे छोड़ दिया, स्टेट गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि क्या लिस्ट होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि म्युनिसिपल फाइनेंस लिस्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी नहीं बोला गया है, ये स्टेट गवर्नमेंट पे छोड़ा गया कि स्टेट गवर्नमेंट अपने डिस्क्रिप्शन पे डिसाइड कर सकती है कि व्हाट इज द म्युनिसिपल फाइनेंस लिस्ट। दैट इज ऑल अबाउट म्युनिसिपल फाइनेंसिंग। नेक्स्ट इज टैक्सेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है हम हर बार पढ़ते हैं, इट इज़ अ इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, जनरली अभी किसके थ्रू इंट्रोड्यूस किया है, 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया, और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया गया। ठीक है, बहुत सारे टैक्सेस को सब्ज्यूम किया गया, और कुछ टैक्सेस जो है 4-5 टैक्स उनको बाहर रखा गया। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की बात करें तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, सिंगल डोमेस्टिक टैक्स है, जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, उनके कंजम्पशंस पे लगता है। अब ये जो है पहली बार डिस्कस की गई थी, टास्क फोर्स केलकर टास्क फोर्स आई थी 2003 में, उन्होंने डिस्कस किया था। फिर 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 2016 में, और इसको इंट्रोड्यूस किया गया, और ये हर वैल्यू एडिशन पॉइंट पे लगता है, जहाँ पे अभी आप वैल्यू ऐड कर रहे हो वो हर वैल्यू एडेड पॉइंट पे लगता है। अब इसके कंपोनेंट अगर बात करें तो 3 कंपोनेंट है, सेंट्रल GST, स्टेट GST, यूनियन टेरिटरी GST एंड इंटीग्रेटेड GST। तो मतलब 4 कंपोनेंट हो गए, UT GST भी हो गया।
ओके तो 4 कंपोनेंट्स हो गए। अब कंसर्निंग लॉज की अगर बात करें तो आर्टिकल 246A जो है वो पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर को प्रोवाइड करता है कि जो भी लेजिस्लेचर है हर स्टेट के और पार्लियामेंट, उनके पास पावर है कि वो लॉ बना सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो भी यूनियन और स्टेट जो है इम्पोज करती है। सम की टैक्सेस जो हमारे इसके पहले हम देख लेते हैं व्हाट आर द टैक्सेस जो हमारे इसमें इंक्लूडेड है। ये क्वेश्चन आ सकता है इसलिए हम बोल रहे हैं। सबसे पहले स्टेट के टैक्सेस की अगर बात करें तो वैट हो गया, एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, लग्जरी टैक्स, लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग पे जो टैक्स लगता है ऑक्ट्रॉय टैक्स एंड परचेस टैक्स। सेंट्रल टैक्सेस की बात करें तो एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी लेवीड अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेटरीज प्रिपरेशन। तो ये सारी चीज़ें हमारी कवर होती है। नेक्स्ट व्हाट आर द टैक्सेस जो हमारे जीएसटी से आउट है, ये 4 आप याद कर लीजिए बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल पे जो एक्साइज ड्यूटी लगती है वो, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, stamp duty and property tax and basic custom duty, these are the 4 tax which are out of the GST। ठीक है, पेट्रोलियम, क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एविएशन, टर्बाइन फ्यूल एंड नेचुरल गैस, इन सब पे जो टैक्स लगते हैं ये सब आउट है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट इन पे अपना अपना टैक्स लगाती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि ये 4 टैक्स जो है बाहर है। अब जीएसटी काउंसिल की बात करें, एक बॉडी क्रिएट की गई विच इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, जिसमें सेंटर और स्टेट का हाथ रहता है जीएसटी रेट्स को रिकमेंड करने के लिए। और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 279A, और अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है स्टेट को इन जीएसटी काउंसिल इन टर्म्स ऑफ टोटल वेटेज ऑफ द वोट्स। आप मुझे बताएंगे कि क्या वेटेज है स्टेट गवर्नमेंट का और क्या वेटेज है सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी काउंसिल में। ठीक है, ये मैं यहाँ पे नहीं बता रही हूँ बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी थोड़ा सा एक्टिव होइए पढ़ने में। तो आपने अगर पढ़ा होगा जीएसटी काउंसिल तो आपको पता होगा कि व्हाट इज द वेटेज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड व्हाट इज द वेटेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जस्ट मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, अब मेंबर्स की बात करें तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं हमारे जीएसटी काउंसिल के, वो चेयरपर्सन होते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होते हैं वो रेवेन्यू ऑफ फाइनेंस के वो मेंबर होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंचार्ज ऑफ फाइनेंस टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट, वो हमारे मेंबर्स होते हैं। अब आईजीएसटी जो है वो सेंट्रल और गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्न करती है बट डिवाइड होता है बिटवीन द रिस्पेक्टिव स्टेट, जहाँ पे आप सोर्स डेस्टिनेशन और जहाँ पे जा रहे डेस्टिनेशन, सोर्स और डेस्टिनेशन पे डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो आईजीएसटी जिससे गवर्न होता है। दिस इज ऑल अबाउट जीएसटी। नाउ लेट्स कम टू अदर की टर्म्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ जीएसटी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला है सिन गुड्स, दूसरा है सर्कुलर ट्रेडिंग और तीसरा है इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब सिन गुड्स क्या होते हैं? सिन गुड्स वो गुड्स होते हैं, वो सिन गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसपे गवर्नमेंट सिन टैक्स इम्पोज करती है। मतलब एक टाइप का स्पेशल टैक्स इम्पोज करती है जो हमारे सोशली डेट्रीमेंटल गुड्स होते हैं उनको। जैसे कि अगर हम बात करें टोबैको हो गया, अल्कोहल हो गया, ड्रग्स हो गए, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, तो इन पे एडिशनल टैक्स लगाती है बिकॉज ये हमारे हेल्थ पे एडिशनल, हमारे हेल्थ पे बर्डन डालते हैं, इसलिए इस पे एडिशनल टैक्स लगाती है। तो सिन गुड्स वो होते हैं जिसपे सिन टैक्स लगता है, और जनरली ये एक स्पेशल टैक्स होता है जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया जाता है, जो हमारे सोशली डेट्रीमेंटल गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं। ठीक है, अल्कोहल, टोबैको, ड्रग्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फास्ट फूड, कॉफी, शुगर, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट इज सर्कुलर ट्रेडिंग की बात करें। सर्कुलर ट्रेडिंग मतलब ये होता है कि फ्रॉडलेंटली आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट, इससे पहले हम इनपुट टैक्स क्रेडिट पढ़ लेते हैं उसके बाद हम सर्कुलर ट्रेडिंग पढ़ते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब ये होता है कि जब भी आउटपुट, मतलब जैसे आपने पूरा गुड, एक आपने मान लीजिए ब्रेड है, ब्रेड को आपने पूरी तरह प्रोड्यूस कर लिया तो आप उस पर टैक्स दे रहे हैं, तो उस पर टैक्स ना दे के वन कैन रिड्यूस टैक्स, आप इनपुट पे ही टैक्स दे दें। जो आपने मैदा यूज़ किया, सारी चीज़ें यूज़ की, उस पर आप टैक्स दे दें, तो उसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो ओनली बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है और वही लोग क्लेम कर सकते हैं। तो इनपुट पे टैक्स देना, ना कि आप पूरे आउटपुट पे टैक्स दे, तो दैट इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। सर्कुलर ट्रेडिंग की बात करें तो सर्कुलर ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आप फ्रॉडलेंटली इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल कर रहे हैं बाय द ट्रेडर्स बाय इशूइंग इनवॉइसेस विदाउट अवेलिंग एनी रियल गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज आप अवेल नहीं कर रहे हैं, बट आप इनपुट टैक्स क्रेडिट आप अवेल कर रहे हैं बाय शोइंग द इनवॉइसेज, जो भी आप इनवॉइसेज शो करके, तो दैट इज कॉल्ड सर्कुलर ट्रेडिंग। तो दीज आर द टर्म्स रिलेटेड टू जीएसटी। नेक्स्ट इज जीएसटी कंपनसेशन सेस, वेरी इंपॉर्टेंट। एज पर द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रूल्स अगर बात करें तो कंपनसेशन सेस जो है वो कंटिन्यू रहेगा अभी मार्च 31 2026 तक। पहले था कि जुलाई तक ही रहेगा, 2022 तक रहेगा, अब 2026 तक रहेगा। अब ये जो सेस है वो जून 30 2022
को एंड होने वाला था, बट जीएसटी काउंसिल ने डिसाइड किया कि अभी जो है हमारे जो स्टेट है उनका रेवेन्यू लॉस अभी तक हम नहीं वो कर पाए हैं, फुलफिल कर पाए हैं, तो वो जो है जीएसटी कंपनसेशन सेस लगेगा। अब जीएसटी कंपनसेशन सेस जो है वो कुछ गुड्स पे लगता है, कुछ सेलेक्टेड गुड्स जो हमारे लग्जरी गुड्स होते हैं उन पे लगता है कि जो स्टेट का रेवेन्यू है, जीएसटी अप्लाई करने के बाद स्टेट का रेवेन्यू लॉस बहुत ज़्यादा हुआ, तो स्टेट को जो है वही 5 साल के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था कि 5 साल में हमको स्टेट का रेवेन्यू लॉस को कम करना है, रेवेन्यू स्टेट का बढ़ाना है। तो जीएसटी कंपनसेशन सेस जो है वो लग्जरी गुड्स पे लगता है, जैसे कि पान मसाला हो गए, वेरियस टबैको प्रोडक्ट्स हो गए, डीमेरिट्स और सिन गुड्स हो गए। और ये स्टेट को कंपनसेट करने के लिए कि उनका जो भी रेवेन्यू लॉस हुआ है और इम्प्लीमेंटेशन जीएसटी का इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो उसके कंपनसेट करने के लिए ये टैक्स लगाया जाता है। और ये पीरियड ऑफ 5 ईयर्स के लिए लगाया जाना था, बट अभी जो है गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है और ये पे किया जाता है बाय मंथली। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट कंपनसेशन सेस। क्या 4-5 चीज़ें कंपनसेशन सेस किस पे लगता है? सिन गुड्स हो गए, लग्जरी गुड्स हो गए, हमारे डीमेरिट्स गुड्स हो गए उन पे। और ये जनरली स्टेट्स का जो रेवेन्यू लॉस था इम्प्लीमेंट जीएसटी का इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए ये लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज जीएसटी एप्लीकेबिलिटी ऑन प्री पैकेज एंड लेबल गुड्स। तो अंडर जीएसटी अगर बात करें तो जो सिंगल पैकेजेस होते हैं फूड आइटम्स के, लाइक पूरा पैकेट होता है, एक पैकेट जैसे सीरियल्स हो गए, पल्सेस हो गए, फ्लोर हो गए, अगर वो 25 kg का कंसीडर किया जा रहा है, एक पूरा पैकेट 25 kg का है, तो वो उसको प्री पैकेज्ड एंड लेबल बोलेंगे और उसमें 5% जीएसटी लगेगा। बट अगर शॉपकीपर्स जो है उसको लूज क्वांटिटी पे बेच रहे हैं तो उसमें जो है जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, अगर वो पैकेट में बंद है तो उस पर जीएसटी लगेगा, और अगर लूज क्वांटिटी में बेच रहे हैं तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। फिर आते हैं एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट अथॉरिटी। तो रिसेंटली सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम्स ने एम्पावर किया है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को कि वो डिसाइड करें एंटी प्रॉफिटरिंग इश्यूज। अंडर सेक्शन 171 सेंट्रल एंड गुड्स सर्विसेज एक्ट, प्रॉफिटरिंग का मतलब होता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है हमारे रिसिपिएंट पे पास नहीं हो रहा है, जो भी हमारे रिसिपिएंट है जिनको मिलना चाहिए उन पे पास नहीं हो रहा है, इसको प्रॉफिटरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी बनाई गई जो कि स्टैटरी मैकेनिज्म है अंडर जीएसटी लॉ, जो हमारे अनफेयर प्रॉफिटरिंग एक्टिविटीज़ को चेक करती है। ठीक है, और ये जो है 2 साल के लिए इन टेन्योर इनका 2 साल का होता है, बट जीएसटी काउंसिल ने अभी इसको एक्सटेंड कर दिया है। तो दिस इज ऑल अबाउट एंटी प्रॉफिटरिंग। नाउ लेट्स कम टू डिजिटल टैक्स। डिजिटल टैक्स की अगर बात करें तो डिजिटल टैक्स जो होता है, जो हमारी डिजिटल सर्विसेज होती हैं, जैसे कि गूगल हो गए, हमारा फेसबुक, अमेजोन हो गए, ये सारी चीज़ों पे जो टैक्स लगता है उनको हम डिजिटल टैक्स बोलते हैं। तो रिसेंटली G24 ग्रुपिंग ने ऑब्जेक्ट किया है कि जो हमारी कुछ कंट्रीज़ हैं वो अपनी सोवरेन कमिटमेंट्स बना रही हैं, डिजिटल टैक्स इंट्रोड्यूस कर रही हैं, जैसे कि इक्वलाइजेशन लेवी, पोटेंशियल डिलेइंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्लोबल टैक्स डील। तो ये सारी चीज़ें जो है अभी G24 कंट्रीज़ ने ऑब्जेक्ट किया है। मोर ऑन न्यूज़ की अगर बात करें तो डिजिटल सर्विसेज टैक्स की अगर बात करें तो ये OECD ग्रुप का पार्ट है, जिसमें 2 पिलर प्लान आता है, और वो 138 कंट्रीज़ ने एग्री किया और इंडिया ने भी एग्री किया है, जिसमें वो ग्लोबल टैक्सेशन रूल्स को रिफॉर्म करेंगे और एड्रेस करेंगे टैक्स चैलेंजेस जो भी उनके डिजिटलाइजेशन से अराइज हो रहे हैं। अब OECD का इंक्लूसिव फ्रेमवर्क है ऑन बेस इरोजन प्रॉफिट शेयरिंग। बेस इरोजन प्रॉफिट शेयरिंग की अगर बात करें, बेस इरोजन प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब होता है कि इसमें टैक्स प्लानिंग स्ट्रैटेजी जो है हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज एंटरप्राइजेज जो यूज़ करती है, जो भी गैप्स है और मिसमैच है टैक्स रूल्स में, उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए कि वो जो है टू अवॉइड पेइंग टैक्सेस। अब इसमें जो है 2 पिलर बनाए गए, पिलर 1 एंड पिलर 2। पिलर 1 जो था उसमें रीएलोकेशन ऑफ टैक्सिंग राइट, ये जो है 100 बिगेस्ट मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस पे अप्लाई होगा जिनका ग्लोबल टर्नओवर 20 बिलियन यूरोज है, प्रॉफिटेबिलिटी अबव 10% है। पिलर 2 जो है ग्लोबल एंटी बेस इरोजन मैकेनिज्म है, जहाँ पे आपको ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेशन टैक्स अपनाना है, वो 15% लगाना है फ्रॉम 2023, जो लार्ज हमारी मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस है जिनका रेवेन्यू जो है 750 यूरो से ज़्यादा है, मिलियन से ज़्यादा है। अब ग्लोबल मिनिमम टैक्स की बात करें तो ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट भी बोला जाता है, ये इंक्लूसिव फ्रेमवर्क है हमारे BEPS का, और ये मल्टीनेशनल कंपनीज को प्रिवेंट करता है कि वो लो टैक्स ना पे करें। तो जितना भी टैक्स है, जहाँ पे भी वो सर्विसेज अवेल कर रही है, जहाँ पे भी वो सर्विसेज बेच रही हैं, वहाँ पे उनको टैक्स पे करना पड़े, तो वो जो है ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट OECD का इंक्लूसिव फ्रेमवर्क। नाउ लेट्स कम टू व्हाट इज द डिजिटल टैक्स इन इंडिया। तो डिजिटल टैक्स आपको पता है, इक्वलाइजेशन लेवी जो है हमारी स्टेट, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लगाती है। तो डिजिटल टैक्स जो है वो टैक्स जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज जो एक्टिविटीज़ डिजिटल बिजनेस होते हैं उस पर लेवी किया जाता है, और ये एक फॉर्म का डायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है,
इट इज़ अ फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इंडिया ने 6% इक्वलाइजेशन लेवी इंट्रोड्यूस किया था। इक्वलाइजेशन लेवी वो डिजिटल टैक्स है जो नॉन रेसिडेंट डिजिटल कंपनीज पे लगता है, जैसे कि गूगल जो हमारे यहाँ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, तो उन पे जो है हम टैक्स लगाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इक्वलाइजेशन लेवी। और ये जो है ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज तक ही लिमिटेड था। बट 2020 में इंडियन इनकम टैक्स एक्ट ने इक्वलाइजेशन लेवी का स्कोप इंक्रीज कर दिया, और उन्होंने बोला एज अ पार्ट ऑफ फाइनेंस एक्ट, और उन्होंने बोला कि हम जो उन इंडिविजुअल जो हमारा ये जो है हम सिर्फ गूगल और इन सब पे नहीं लगाएंगे, हम और भी उस पे लगाएंगे। तो इट्स सेट टू स्टे बियॉन्ड 2023 एज अ ग्लोबल टैक्स डील विच वॉज टू रिप्लेस सच लेवीज बाय इंडिविजुअल नेशन बाय देन फेसेस इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस। तो प्रेजेंट इक्वलाइजेशन डिजिटल टैक्स 2% जो है 2% डिजिटल सर्विसेज टैक्स जो है, और इक्वलाइजेशन भी उन पे भी लगेगा जो ट्रेड एंड सर्विसेज हमारी फॉरेन ई कंपनीज जैसे कि अमेजॉन हो गए, वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट, उन पे भी 2% का हमारा डिजिटल सर्विस टैक्स और इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा जिनका टर्नओवर 2 करोड़ और उससे ज़्यादा है। ठीक है, तो पहले क्या था कि सिर्फ हमारे गूगल्स वगैरह पे लग रहा था 6% का, बट अभी 2% जो है इन कंपनीज पे भी लगेगा, जैसे अमेजॉन हो गए, वॉलमार्ट ओन फ्लिपकार्ट हो गए, तो इन पे भी। अब डिजिटल सर्विस टैक्स का एम यही है कि जो भी हमारे नॉन रेसिडेंट है डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो फेयर शेयर ऑफ टैक्स को पे करें, जो भी हमारे रेवेन्यू, क्योंकि वो रेवेन्यू हमारे इंडिया से जनरेट कर रहे हैं, तो हमारे इंडिया में ही उनको पेमेंट करनी पड़ेगी, टैक्स देना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट इक्वलाइजेशन लेवी। नेक्स्ट इज व्हाट आर द इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस। तो पहले है डाइवर्जेंट इंटरेस्ट। यूरोपियन कंट्रीज जो है डिजिटल टैक्स सेक्शन को प्रायोरिटाइज कर रही है, वाइल यूएस जो है वो ग्लोबल मिनिमम रेट को प्रायोरिटाइज कर रही है। लेजिस्लेटर्स जो है यूएस और यूरोप में स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो कैसे लॉस पास करें। ठीक है, तो ये जो है इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस है। नाउ लेट्स कम टू अबाउट G24। तो अभी हमने देखा G24 कंट्रीज ने, तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप है और इंटर मॉनेटरी अफेयर्स एंड डेवलपमेंट के लिए, जो कि स्टेब्लिश हुई थी 1971 में, और G77 था पहले, अब उसके बाद उसमें से G24 बना, और ये फॉर्मली क्रिएट हुई 1972 में। पर्पस यही है कि जो भी हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ का मॉनेटरी और डेवलपमेंट इशूज़ हैं रिलेटेड टू ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन, जैसे कि हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया और वर्ल्ड बैंक हो गया, तो ये सारी ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन है। इसके कारण क्या हो रहा है कि इनसे लोन लेने के कारण हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ का जो स्टेटस है, मॉनेटरी स्टेटस, वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है। तो इसको कोऑर्डिनेट उनकी पोजीशन डेवलप करने के लिए हेडक्वार्टर अगर बात करें तो वॉशिंगटन यूएसए में है, और मेंबर इसके 29 मेंबर्स है, और इंडिया भी G24 का मेंबर है। वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ G24। नेक्स्ट कम टू OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो OECD का जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन पेरिस एंड फ्रांस। जेनेसिस की बात करें तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन को सक्सीड की है, सुपरसीड की है इन 1961। और OEEC जो थी वो 1948 में इस्टेब्लिश हुई थी हमारे मार्शल प्लान यूरोपियन रिकंस्ट्रक्शन को उसको एडमिनिस्टर करने के लिए। ऑब्जेक्टिव यही है कि बेटर पॉलिसीज़ बनानी है फॉर बेटर लाइफ्स। ठीक है, वेलबिंग्स जो है सबकी इंट्रोड्यूस सबकी अच्छे करनी है। इंडिया जो है OECD का पार्ट नहीं है, बट इंडिया जो है OECD का की पार्टनर है, याद रखेगा, इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ OECD। अब व्हाट आर द अदर की इन्फॉर्मेशन, ये जो है वर्किंग मेंबर नेशन और अदर नेशंस के साथ वर्क करते हैं टू शेयर एविडेंस, सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल चैलेंजेस, ये सारी चीज़ें। और इनकी फ्लैगशिप कुछ रिपोर्ट होती है जैसे कि इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक और OECD बेटर लाइफ इंडेक्स। तो दीज आर द रिपोर्ट रिलीज बाय OECD। Now let's come to next, taxation of virtual digital assets। अब वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की बात करें तो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो हम वर्चुअली यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे क्रिप्टो करेंसीज हो गए, ब्लॉकचेन हो गए, तो इन सब चीज़ों को जो यूज़ करते हैं ट्रांजैक्शन बेसिस पे, तो इन पे जो टैक्स लगता है उसकी बात की गई है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने अमेंड किया है इनकम टैक्स रूल्स। तो उन्होंने बोला है कि न्यू टैक्स डिवॉल्यूशन एट सोर्स प्रोविजन जो है वो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पे भी लगेगा। अंडर द रूल्स अगर बात करें तो TDS जो है वो 1% लेवी किया जाएगा ऑन पेमेंट टुवर्ड्स VDA। अगर आप वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की तरफ पेमेंट कर रहे हो तो 1% आपको टैक्स डिडक्शन एट सोर्स लगेगा, और क्रिप्टो करेंसी बियॉन्ड 10,000 इन अ ईयर। और थ्रेशोल्ड लिमिट जो है TDS की वुड बी 50,000 अ ईयर फॉर स्पेसिफाइड पर्सन, जहाँ पे इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज यूज होती है जिनका अकाउंट है अकाउंट ऑडिट होता है अंडर द IT एक्ट। अब टैक्स डिडक्शन एट सोर्स की बात करें तो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स मतलब होता है कि जो भी टैक्स हम सोर्स पे कलेक्ट करें, जहाँ पे इंडिविजुअल की इनकम जनरेट हो रही है वहीं पर हम टैक्स कर लें, तो हमारा जो है
जो गवर्नमेंट को जो बाद में टैक्स करने की चीज़ें वो ना रहे, तो जहाँ पे इनकम जनरेट हो रही है इंडिविजुअल की वहीं पर हम टैक्स को कलेक्ट कर लें। अब आते हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में। तो फाइनेंस बिल 2022 जो है वो डिफाइन करता है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स क्या होते हैं अंडर द आईटी एक्ट। उन्होंने बोला कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी कोड, कोई भी नंबर, कोई भी टोकन जो हमारे क्रिप्टोग्राफिक मीन्स और अदरवाइज उससे जनरेट किए गए हों और जो ट्रांसफ़र किया जाता है, स्टोर किया जाता है और ट्रेड किया जाता है इलेक्ट्रॉनिकली। इसमें नॉन फंजिबल टोकन्स, क्रिप्टोज, सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं और ये डिजिटल रिप्रेजेंटेशन है वैल्यू का जो एक्सचेंज किया जाता है विथ और विदाउट कंसिडरेशन। अब क्रिप्टो करेंसी, एनएफटी, डीमटेरियलाइज शेयर्स, प्रमोशनल करेंसीज, ई बुक्स, सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो आरबीआई ने हाईलाइट किया है कि क्रिप्टो करेंसी रिस्क जैसे कि डॉलराइजेशन हो सकती है इकोनॉमी की, ठीक है, इंडिया का सोवरेन इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो सकता है। तो आरबीआई ने कुछ कुछ चीज़ें बताई है बिकॉज ये डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेशनल वर्चुअल करेंसी है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड वे में मैनेज होती है, इसलिए जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम है। और दे आर अलाउड एज लीगल टेंडर और मेड ऑफिशियल करेंसी बाय सम नेशंस, बहुत सारे नेशंस ने बोला है जैसे कि एल सेल्वाडोर, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। तो इन्होंने इसको क्या बोला है, लीगल टेंडर की तरह भी वो किया है। अब व्हाट आर द कंसर्न्स ओवर वीडीए? तो हाईली रिस्की एसेट्स है और लार्जली अनरेगुलेटेड है, तो हम नहीं जान सकते। थ्रेट्स है फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबिलिटी के लिए, रिस्क है डॉलराइजेशन का। अब डॉलराइजेशन का मतलब होता है कि यूएस डॉलर का यूज़ करके इन एडिशन टू बट हम डोमेस्टिक करेंसी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो मतलब हम डोमेस्टिक करेंसी का यूज़ ना करके यूएस डॉलर का यूज़ कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं डॉलराइजेशन। और एनोनिमस यूज़ का भी रिस्क है जैसे कि ड्रग ट्रैफिकिंग, टेरर फाइनेंसिंग, इन सब चीज़ों में यूज़ होता है। अब डी डॉलराइजेशन की बात करें तो ये एक इट डिस्क्राइब्स अ मूव अवे फ्रॉम डॉलर डोमिनेंट वर्ड, मतलब हम डॉलर को ना यूज़ करके किसी और को ऑर्डर टू वन वेयर नेशंस सेल देयर यूएस ट्रेजर्स टू होल्ड रिजर्व्स इन अदर करेंसीज, ठीक है, अदर करेंसीज में हम होल्ड करें अपने रिजर्व्स, तो उसका मतलब होता है डी डॉलराइजेशन। नेक्स्ट इज व्हाट आर द रेगुलेशन ऑफ वीडीए एडवर्टाइजिंग? तो बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 उन्होंने पेनल्टीज ले डाउन की है कि जो भी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो उनके लिए। फिर बाय एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, तो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने कुछ गाइडलाइंस इशू किए हैं प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट के लिए, जो भी क्रिप्टोज है उनके लिए एंड एनएफटीज के लिए, और जितने भी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, वो डिस्क्लेमर लेकर चलेंगी रिगार्डिंग क्रिप्टो प्रोडक्ट्स एंड एनएफटी। अब एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया जो है ये सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टेब्लिश हुई थी 1985 में, जो हमारे इंडियन कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये नॉन लीगली बाइंडिंग एडवर्टाइजमेंट कोड्स एंड गाइडलाइंस है। फिर आते केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स 2026, जहाँ पे उन्होंने मैंडेटरी कर दिया कि जितने भी एडवर्टाइजमेंट केबल सर्विसेज कर रही हैं वो कंप्लाइंट रहेंगी विथ ASCI कोड। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। नाउ लेट्स कम टू नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू अभी हमने पढ़ा कि स्टेट गवर्नमेंट के पास टैक्स रेवेन्यू होता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू वो रेवेन्यू होता है जो हम मतलब टैक्सेस ना लेकर अदर सोर्सेज से हमारा जो इनकम आ रही है गवर्नमेंट के पास, उसको हम बोलते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब मेजर सोर्सेस अगर बात करें जो नॉन टैक्स रेवेन्यू का, जहाँ पे गवर्नमेंट ये टैक्स के बेसिस में नहीं आता, जैसे कि स्टेट रेलवेज से इंटरेस्ट रिसिपिएंट्स फ्रॉम लोन टू स्टेट्स एंड रेलवेज, डिविडेंड जो हमारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से होते हैं, एसेट मोनेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन। तो ये तीन चीज़ें से जो हमारे गवर्नमेंट को इनकम आती है। अब स्टेप्स क्या क्या लिए हैं एसेट मोनेटाइजेशन के लिए? तो नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन, जहाँ पे ये एक होली गवर्नमेंट कंपनी है, जो हमारे जितने भी लैंड है पीएसयू से वो सोल्ड होते हैं और वो होते हैं तो वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है। फिर नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, तो इसका एम यही है कि एसेट मोनेटाइज करना वर्थ ऑफ 6 लाख करोड़, और नीति आयोग ने इसको मैंडेट किया है, नीति आयोग हैज़ बीन इंटरेस्टेड विद द मैंडेट टू डेवलप इट। फिर ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म ऑन स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो है अपना शेयर होल्डिंग जो है 50% से कम कर ले, तो उसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। तो ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म जो है वो 2019 में क्रिएट की गई थी कि स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के लिए ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, और इसके जो मेंबर होते हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, मिनिस्टर रिप्रेजेंटिंग रिस्पेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। फिर स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस प्राइवेटाइजेशन भी होता है, जो हमारे स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होते हैं उनको इंसेंटिवाइज करने के लिए, और सेंटर ने प्रॉमिस किया है कि वो 100% ऑफ द रियलाइज्ड अमाउंट टू द स्टेट जो है प्रोवाइड करेंगे फ्रॉम सच स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल ईयर 2023। तो दिस इज ऑल अबाउट नॉन टैक्स रेवेन्यू। नाउ लेट्स कम टू की कॉन्सेप्ट एंड इंफॉर्मेशन ऑन फिजिकल पॉलिसी।
ठीक है। तो सबसे पहला आता है ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम। ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम की अगर बात करें तो ये बहुत सालों से न्यूज़ में है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इन इट्स मंथली इकोनॉमिक रिव्यू में अभी बोला है कि अभी फिर से जो है ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम आ रही है इकोनॉमी में। अब ट्विन डेफिसिट का मतलब होता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट भी करंट अकाउंट डेफिसिट हो रहा है और फिजिकल डेफिसिट भी हमारा बढ़ रहा है, उसको हम ट्विन डेफिसिट बोलते हैं। तो याद रखिएगा कौन सी दो चीज़ें, करंट अकाउंट डेफिसिट एंड हमारा फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट हम इतनी बार पढ़ चुके हैं तो हम वो भी देख लेते हैं कि फिजिकल डेफिसिट होता क्या है। फिजिकल डेफिसिट मतलब होता है कि टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। तो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो कम आ रहा है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है माइनस बोरो मतलब एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट, सिंगल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अभी सिंगल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड लॉन्च किया है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम का, कि वहाँ पे जो भी टेक्नोलॉजी है पब्लिक फाइनेंस में उसको लेवरेज करें। ये इनिशिएटिव किसका पार्ट है, पीएफएमएस का, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट है, जो कि इनिशिएट हुआ था 2021 में विद रिगार्ड टू कैसे हमारे फंड्स जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए जा रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, कैसे हम मॉनिटर कर रहे हैं, कैसे हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें। तो जो हमारा पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम था ये वेब बेस्ड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप किया है और इंप्लीमेंट कौन करते हैं, ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटेंट, कि जितना भी पब्लिक फाइनेंस है उसको हम मैनेज कर पाए। अब सिंगल नोडल एजेंसी की बात करें तो सिंगल नोडल एजेंसी मॉडल जो है वहाँ पे हर स्टेट्स को दिया गया है कि अपना, हर स्टेट्स जो है अपना सिंगल नोडल एजेंसी नोटिफाई करें हर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के लिए, और एक यूनिक बैंक अकाउंट ओपन करें एट अ कमर्शियल बैंक, जो कि सारे ट्रांजैक्शन जितनी भी स्कीम्स हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए अगर लॉन्च किया गया है तो वो सारे पैसे जो है वहीं से ट्रांसफर हो। दिस इज ऑल अबाउट सिंगल नोडल एजेंसी। क्या याद करना है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के लिए किया गया है, उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए किया गया है। नेक्स्ट इज स्टेटस रिपोर्ट ऑन इंडियाज एक्सटर्नल डेट। तो ये जो रिपोर्ट है वो कौन रिलीज किया है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने रिलीज किया और इन्होंने हाईलाइट किया है कि 8.2% राइज हुआ है इंडिया का एक्सटर्नल डेट। अब इंटरनल लाइबिलिटी, अगर पूरा डेट की बात करें पब्लिक डेट की, तो इंडिया का जो इंटरनल लाइबिलिटी है, इंटरनल डेट है, वो ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू एक्सटर्नल डेट। ये क्वेश्चन आया है कि यूपीएससी में ही आया है, प्रीलिम्स में आई थिंक 2019 में 2020 में आया है कि एक्सटर्नल डेट जो होता है वो ज़्यादा होता है इंटरनल लाइबिलिटी से। नो, इंटरनल डेट जो होता है गवर्नमेंट का हमारे वो ज़्यादा होता है एक्सटर्नल डेट से। ठीक है। तो एक्सटर्नल डेट मतलब होता है कि जो भी मनी है हम हमारे इंडिया के बाहर जो बोरो कर रहे हैं, आउटसाइड द कंट्री बोरो कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल डेट। अब यूएस डॉलर डोमिनेटेड डेट रिमेन द लार्जेस्ट, मतलब यूएस डॉलर के जो डेट है, जो हम डॉलर में डेट लेते हैं, वो सबसे लार्जेस्ट डेट है इंडिया का एक्सटर्नल डेट का। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट स्टेटस रिपोर्ट ऑन इंडियाज एक्सटर्नल डेट 2021-22। नेक्स्ट इज टोबिन टैक्स। टोबिन टैक्स वो टैक्स होता है जो जनरली जब हम एक करेंसी को दूसरी करेंसी में चेंज करते हैं या फिर एक करेंसी को दूसरी करेंसी में ले आते हैं, मतलब कन्वर्ट करते हैं, तो वो उन पे जो टैक्स लगता है उसको हम बोलते हैं टोबिन टैक्स। तो टोबिन टैक्स इज अ टैक्स लवीड ऑन स्पॉट करेंसी कन्वर्जन। ठीक है। तो एक करेंसी दूसरी कंट्री में कन्वर्ट हो रही है, ये जनरली शॉर्ट टर्म टैक्स होता है। इसमें यही है कि जो भी हमारी करेंसी स्पेकुलेशन है उसको कम करना है। ठीक है। और ये जनरेट करती है रेवेन्यू स्ट्रीम फॉर कंट्रीज टू सी दैट सी द ग्रेट डील ऑफ करेंसी मूवमेंट। ठीक है। तो करेंसी मूवमेंट को ट्रैप करने के लिए टोबिन टैक्स लगाया जाता है। नेक्स्ट इज विंडफॉल टैक्स। विंडफॉल टैक्स अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि विंडफॉल टैक्स जनरली अभी सेंटर ने विंडफॉल टैक्स को कम किया है ऑन क्रूड प्रोड्यूसर स्क्रैप्स पेट्रोल एक्सपोर्ट लेवी। तो विंडफॉल टैक्स एक टैक्स होता है जो गवर्नमेंट और कंपनी इम्पोज करती है उन कंपनीज पे, गवर्नमेंट जो है कंपनीज पे इम्पोज करती है, और किन कंपनीज पे इम्पोज करती है, जो अनएक्सपेक्टेड लार्ज प्रॉफिट जनरेट करते हैं और वो दिखाते नहीं है, तो इसलिए उन पे विंडफॉल टैक्स लगाया जाता है और ये जनरली पब्लिक इंटरेस्ट में लगाया जाता है। और ये अभी इसलिए अनाउंस किया है कि जो भी हमारे डोमेस्टिक ऑयल प्राइसेस है उनको कंट्रोल करें और डोमेस्टिक नीड जो है पेट्रोल की उसको अचीव करें, तो इसलिए जो है कम किया गया है। तो दिस इज ऑल अबाउट विंडफॉल टैक्स। नेक्स्ट इज जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल जो है ये एंटी अब्यूज प्रोविजन है। ये जनरली प्रोविजन है जो हमारी टैक्स अथॉरिटीज यूज करती हैं कि अनएक्सपेक्टेड टैक्स जो भी हमारी कंपनीज हैं अगर वो टैक्स को अवॉइड कर रही है तो उन उन प्रैक्टिसेस को कव करने के लिए ये पहली बार 2012 में इंट्रोड्यूस की गई थी और अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये 1 अप्रैल 2007 से आई थी और ये इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन है स्टार्टेड दिस ईयर। और ये प्रोविजन है लास्ट रिजॉर्ट, जो कि हमारे लॉफुल प्रैक्टिसेस हैं उनको हमको यूज़ करना है और स्ट्राइक डाउन करना है
अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को, जो हमारे टैक्स लॉस को कम करती है, एब्यूज़ करती है, ठीक है। बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ गार सच ट्रांजेक्शन्स जो है हमारे स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल्स के थ्रू गवर्न किए जाते थे। तो दिस इज ऑल अबाउट जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। नेक्स्ट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस गाइडलाइंस ऑन TDS। तो अभी गाइडलाइंस जो है वो एप्लीकेबल, जो न्यू टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स जो है उसको एप्लीकेबल करने के लिए लगाई गई हैं, जो भी बेनिफिट है वो रिसीव करे बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो बजट 2022-23 ने अभी न्यू सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है इनकम टैक्स एक्ट में 194R, जहां पे उन्होंने बोला है विच रिक्वायर्स डिडक्शन ऑफ TDS, मतलब जो हमारा टैक्स डिडक्शन एट सोर्स है उसको डिडक्ट करना है एट द रेट ऑफ 10% बाई एनी पर्सन प्रोवाइडिंग एनी बेनिफिट और प्रीरिक्विजिट एक्सीडिंग 20,000 इन अ ईयर टू अ रेसिडेंट। अब CBDT ने ये भी क्लैरिफाई किया कि 194R जो है वो अप्लाई होगा जो भी हमारे फ्री सैंपल्स हॉस्पिटल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं डॉक्टर्स के लिए, रिसीविंग फ्री सैंपल्स ऑफ मेडिसिन, उन पे भी जो है अप्लाई होगा। अब कंपोजिशंस की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा तो हमारा टैक्स लगाया जाता है दैट इज़ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, 28% हमारा सबसे ज़्यादा है। फिर उसके बाद हमारा कॉर्पोरेट टैक्स और पर्सनल इनकम टैक्स है। उसके बाद हमारा यूनियन एक्साइज ड्यूटी और फिर हमारा कस्टम ड्यूटी है। नेक्स्ट इज आते हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। DTA एग्रीमेंट जो है ये जनरली दो कंट्रीज़ के बीच में होता है, टैक्स जो कंट्रीज होती हैं उनपे। तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए है कि इनकम टैक्स एपेलेट अथॉरिटी ने रूल किया है कि गूगल इंडियाज पेमेंट टू आयरलैंड यूनिट वॉज नॉट रॉयल्टी, ठीक है। देयरफॉर इट नॉट सब्जेक्ट टू विथहोल्डिंग टैक्स। अब रॉयल्टी का मतलब होता है कि रॉयल्टी जनरली ऑनर को पे करना है उनके एसेट्स और प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए, ठीक है। रॉयल्टी कब हम पे करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने कोई बुक लिखी, तो उस पर हम, अगर हमारी बुक को कोई और यूज कर रहा है तो उस पर हम रॉयल्टी प्ले करेंगे, ठीक है, पे करेंगे। इनकम जो भी अर्न होती है रॉयल्टी से वो भी, उसमें भी टैक्स लगता है, ठीक है। तो विदहोल्डिंग टैक्स, उसको रिटेंशन टैक्स भी बोला जाता है। ये एक टैक्स पेयर्स की ऑब्लिगेशन है, जो हमारे टैक्स पे करते हैं उनकी ऑब्लिगेशन है कि वो विदहोल्ड करे टैक्स व्हेन पेइंग रेंट, कमीशन और पेमेंट फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज। अब एज पर इनकम टैक्स एक्ट अगर बात करें तो ऑब्लिगेटरी है पर्सन के लिए जो भी हमारे टैक्स को डिडक्ट कर रहे हैं व्हाइल मेकिंग पेमेंट इन नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल अकाउंट। अब रेट ऑफ टैक्स की बात करें तो ये एप्लीकेबल होता है उन पेमेंट्स पे जो डिटरमाइन किए जाते हैं डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट पे। अब डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो होता है ये ट्रीटी होती है किसी एक कंट्री और दूसरी कंट्री के बीच में, जहाँ पे टैक्स पेयर्स जो है वो अवॉइड कर सकते हैं कि दो कंट्रीज में वो टैक्स ना पे करें। जहाँ पे वो अर्न कर रहे हैं वहीं पर वो टैक्स जो है पे करें, एज वेल एज रेसिडेंस कंट्री पे जहाँ पे वो है, ठीक है। इंडिया ने DTA जो है वो मोर देन 80 कंट्रीज के साथ साइन किया है। तो दिस इज ऑल अबाउट डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। नेक्स्ट इज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ये उस ये क्लास है जहाँ पे रेसिडेंशियल स्टेटस दिया जाता है अंडर इनकम टैक्स लॉ। तो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डरली रेसिडेंट वो पर्सन होते हैं जो हमारे क्वालिफाई नहीं होते एज एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब इसमें कौन कौन से पर्सन आते हैं, जो हमारे 120 दिन हमारे इंडिया में रहे हो बट लेस देन 182 डेज रहे हो, मतलब 120 और 182 डेज के बीच में रहे हो। 115 लाख और मोर जो है उनका एसेट्स है इंडिया से, और EPCG ऑथराइजेशन होल्डर कैन एक्सपोर्ट ईदर डायरेक्टली और थ्रू थर्ड पार्टी। ओके, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट सो डोंट गो बाय दैट कि इतना याद करने की जरूरत है। फिर आते हैं ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन एज पर एनुअल डेटा अगर बात करें जो स्विट्जरलैंड सेंट्रल बैंक्स के थ्रू आया है। फंड्स जो इंडियन इंडिविजुअल्स ने अपने रखे हैं फर्म्स इन स्विस बैंक्स जंप टू अ 14 ईयर्स हाई। अब ये ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इसका मतलब यही है कि हमको ऑटोमेटिकली दो कंट्रीज के बीच में इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करनी है बिटवीन द टैक्स अथॉरिटीज की हमारी जो कंट्रीज में पर्सन है आपके यहाँ के रह रहे हैं तो वो कितना पैसा जमा कर रहे हैं, या मेरे यहाँ के पर्सन है वो आपके यहाँ कितना पैसा जमा कर रहे हैं। अंडर दिस फ्रेमवर्क डिटेल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है हर इंडियन रेसिडेंट्स की प्रोवाइड की जाती है जिनका स्विस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अकाउंट है, और ये हर साल प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो अभी टैक्स फ्रॉड और एविजन को फाइट करने के लिए ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन इन टैक्स मैटर्स बिटवीन स्विट्जरलैंड और इंडिया ने साइन किया था सिंस 2018, और उसी में जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं सारे इंडियन इंडिविजुअल्स की, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल सिस्टम। आई विल स्टार्ट बैंकिंग एसेट्स क्वालिटी रिकंस्ट्रक्शन restructuring and monetary policy tomorrow. Thank you so much. If you have any problem, just comment me on the comment section. I will cover this also. So thank you so much. Stay well.